हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध का डिस्कशन कर लिया था, यानी वहां तक मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, समझा दिया था। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR शॉर्टकट में इसको कहते हैं, है ना। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है यहाँ पर। देखिए लिखा क्या है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, है ना। अब ये क्रांतिक कोण क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो है उसको देख लीजिएगा। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, है ना। आप जरा डायग्राम की सहायता से मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर एक सरफेस बनी है, एक लेयर बनी हुई है ना। और ऊपर क्या है आपका, ये एक नॉर्मल है जिसको कहते हैं अभिलंब, है ना। ये नीचे की ओर बना हुआ है ऐसे, है ना। तो देखिए ऊपर क्या है कि ऊपर का जो माध्यम होगा वो आपका सघन माध्यम होगा और दूसरा जो नीचे का माध्यम होगा वो विरल माध्यम होगा, है ना। अब देखिए क्या है कि यहां से क्या है कि ये प्रकाश किरण आई और यहां पर टकराई, है ना। तो यहां से टकराई और टकराने के बाद क्या होगी, इधर जाएगी। अब कहे क्या रहा है कि जब आपतन कोण का मान, ये कोण कौन सा है, ये वाला कोण है आपका आपतन कोण, यही तो आई होता है। तो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता था, देखिए क्रांतिक कोण आपका होता था कि जब यहां से प्रकाश किरण जाती थी तो इस मार्ग में यहां से निकलती थी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहां पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता था, 90 डिग्री। ये कंडीशन किसकी है, क्रांतिक कोण की, है कि नहीं। ये देखिए आपतन कोण है और ये क्या है 90 डिग्री का है आपका। विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यहां पर कह रहा कि क्रांतिक कोण से और मान बढ़ा दिया जाए, यानी आपतन कोण की वैल्यू इतना है तो इतने से मुझे प्राप्त हुआ क्रांतिक कोण। अब इस प्रकाश किरण को और इधर कर दिया जाए, इस कोण का मान, इतना जो कोण है इसका मान और बढ़ा दिया जाए, यानी प्रकाश किरण ऐसे जाए इस प्रकार से, इतना बढ़ा दिया तो आपकी प्रकाश किरण, ये जो निकलने वाली किरण है अपवर्तित किरण, वो कहां जाने लगे, इसी माध्यम में जाने लगे। ये है ना, देखिए लिखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी अब यहां पर अपवर्तन का नाम ही खत्म हो गया। परावर्तन कहां होता है, परावर्तन उसी माध्यम में होता है कि नहीं। तो इसीलिए देखिए यहां पर शब्द आ गया परावर्तन, अपवर्तन नहीं रहा। अगर अपवर्तन होगा तो अपवर्तन की घटना दो अलग अलग माध्यमों में होती है, जबकि परावर्तन की घटना एक ही माध्यम में होती है, उसी माध्यम में होती है। तो यहां पर देखिए प्रकाश किरण इधर से आई, सघन से आई और सघन में ही चली गई, तो इसे कहा जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है कि नहीं। इतना इस कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो देखिए ये जो घटना थी वो आपकी क्रांतिक कोण की थी, तो यहां से हम इसको इरेज कर देंगे, है ना। अब इसका मान क्या है, क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया गया है ना। तो ये कंडीशन आपकी खत्म हो गई। अब प्रकाश किरण कहां जा रही है, यहां जा रही है इधर। तो यहां से आई और टकरा करके उसी माध्यम में जब चली गई तो इस घटना को नाम दिया गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए परिभाषा में यही लिखा था, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाए। तो क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया तो उसी माध्यम में प्रकाश किरण निकल गई, जिसको नाम क्या दिया गया है, संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। और जब प्रकाश कोई होता है उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन भी आपने पढ़ा है कि नहीं। प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है ना। तो यहां पर क्या होगा, प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट गई तो इस घटना को कहा गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है कि नहीं। तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके दो नियम होते छोटे से, उनको मैं आपको बता देता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके दो नियम है, उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम लिख लेंगे इसके आगे हम। देखिए दो नियम है, इस डायग्राम से ही निकल कर आएंगे। प्रकाश किरण कहां जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला नियम यही बन जाएगा कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। देखिए प्रकाश किरण कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अगर विरल सघन में चली जाए तो वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं देखने को मिलेगा,
है कि नहीं, उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए जैसे अगर मान लिया ऊपर वाला माध्यम क्या हो जाए, ऊपर वाला माध्यम आपका विरल हो जाए, यानी ऊपर का माध्यम कैसा हो जाए, विरल, और नीचे का माध्यम कितना हो जाए, सघन। तो प्रकाश किरण यहां से जाएगी और सघन माध्यम में जब जाएगी तो अभिलंब की ओर इधर झुक जाएगी, तो जब इधर झुक जाएगी तो इधर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला नियम क्या कहता है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहला नियम तो आपका ये हो गया कि प्रकाश किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा क्या है, आपतन कोण का मान, ये कोण कौन सा है, ये वाला कोण आपतन कोण है। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण अभिलंब, ये क्या है, ये है अभिलंब, ये क्या है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण कौन सा होगा, आपतन कोण, इसको आई से लिखते हैं। ठीक, तो ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। तो चलिए सेकंड नंबर नियम बता देता हूं मैं आपको कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये हो जाएगा। देखिए आपतन कोण का जब मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तभी आपको क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलेगी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों इसके नियम और इसकी डिफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्या होता है कि अक्सर पूछ लिया जाता है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्कशन करता हूं आपसे आगे की ओर। चलिए तो उसके आगे हम डिस्कशन कर लेते हैं आपसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। देखिए अब क्या है कि ये चैप्टर आपका समाप्ति की ओर आ गया है ना। इसका जो लास्ट टॉपिक था वो आपका था पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हीरा क्यों चमकता है ना। तो ये जो आपको प्रश्न ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपका जो हीरा होता है, डायमंड होता है, वो क्यों चमकता है, साइन क्यों करता है इतना, है ना। तो इसका आंसर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, इसमें जो बताया गया उसको मैं आपको समझा देता हूं कि क्या बताया गया है। तो देखिए लिखा हुआ कि हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण का जो मान होता है वह बहुत कम होता है, यानी क्रांतिक कोण का मान जो हीरे में प्रकाश आता है उसके लिए बहुत कम होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए भाग से हीरे के अंदर प्रवेश करता है तब क्या होता है कि तो वह उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है, यानी बार बार उसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वहां पर। ठीक, जब किसी तल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है, 24 डिग्री से कम हो जाता है, तभी प्रकाश हीरे से बाहर निकल पाता है ना। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं से निकल पाता है ना, और जिसके कारण क्या होता है कि हमें हीरा चमकता हुआ नजर आता है ना। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर कि आपका जो डायमंड होता है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ जैसे होता है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं, परतें बनी हुई होती हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहां से जब बाहर का प्रकाश एंटर कर जाता है, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो इसके अंदर बहुत सारी सतह होती, सरफेस, है ना। प्रकाश क्या होता है कि एक बार प्रकाश इसके अंदर प्रवेश कर गया तो निकल नहीं पाता आसानी से। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बार बार इन सरफेस के अंदर वो परावर्तित होता रहता है, परावर्तन की घटना उसके अंदर होती रहती है। तो वो सतह दर सतह क्या होता रहता है, परावर्तित होता रहता है, और परावर्तित होने के कारण जब प्रकाश उसके अंदर परावर्तित होगा तो वहां पर चमक उत्पन्न होगी, है कि नहीं। तो जिस डायरेक्शन में आप उस हीरो को देखेंगे उस डायरेक्शन से वो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है ना, क्योंकि उसके अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश पूरी तरीके से निकल नहीं पाता है, और काफी सतह होने की वजह से वो क्या होता है कि उन सतहों पर बार बार परावर्तित होता रहता है ना। ये इसका रीजन हो जाता है जो आपको बताया जाता है। ठीक, तो इस थ्योरी का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
चलिए, तो जो सेकंड नंबर देखिए आपका क्या है, सेकंड नंबर यहां पर कहता है कि आपको जो है रेगिस्तान में मरीचिका, है ना, मरीचिका का मतलब भ्रम होता है। तो ये क्यों हो जाता है, तो जो भ्रम होता है वो ही आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही होता है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका भी आंसर आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये तो इसकी थ्योरी लिखी हुई है, इसमें क्या बताया गया है यहां पर देख लीजिएगा। तो देखिए रेगिस्तान में लिखा कि सूर्य के प्रकाश के कारण भूमि अधिक गर्म हो जाती है, यानी सूर्य का प्रकाश जो रेगिस्तान में बहुत ज्यादा होता है, बात सही है। और उसके कारण क्या होगा कि भूमि अधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण भूमि के पास की वायु गर्म होकर, यानी वहां की जो हवा है वो गर्म होकर के, हवा जब गर्म होती है तो क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है ना, जिसके कारण भूमि के पास की वायु गर्म होकर फैल जाती है ना। जब ये फैल जाएगी फिर क्या होगा, है ना, जिससे भूमि के पास की वायु का जो माध्यम है वो कैसा हो जाता है, विरल। भाई हवा वहां से उड़ गई, तो हवा भी जब वहां पर नहीं तो माध्यम कैसा हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, है ना। माध्यम कैसा होगा कि वहां पर विरल हो जाएगा। उसके बाद जबकि ऊपर की वायु का माध्यम भूमि के पास की वायु की तुलना में सघन होता है, ऊपर वायु ठंडी होती है तो वहां पर माध्यम क्या होगा, सघन होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है ना, वायु की तुलना में सघन हो जाता है। इस प्रकार जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ऊपर सघन माध्यम नीचे विरल माध्यम, ठीक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें रेगिस्तान में स्थित पेड़ या किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है और वहां पर जल का आभास होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें क्या है कि उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा और ऐसा लगेगा कि जो है वहां पर क्या है, जल है, वाटर है, यानी पानी है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम जब सड़क वगैरह पर चलते हैं तो धूप में हमें भी क्या होता है कि रोड वगैरह पर जब जाते हैं गर्मियों में अधिक, तो हमें ऐसा लगता है कि दूर क्या होता है कि सड़क पर पानी भरा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, है ना। क्योंकि वहां पर नीचे की वायु क्या होती है, गर्म होती है, और वायु जब गर्म होती है हवा तो क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है ना। और ऊपर की वायु ठंडी होती है तो वहां का माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम होता है, और प्रकाश ऊपर से ही आ रहा तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही आएगा तो वहां पर घटना किसकी होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अभी आपने पढ़ा उसकी परिभाषा को कि जब प्रकाश किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है कि नहीं। तो मरीचिका वाला जो आपका उत्तर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। हालांकि होते तो बहुत सारे इसके अनुप्रयोग हैं, लेकिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अनुप्रयोग हैं आपके वो ये दोनों हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि आज का जो मेरा टॉपिक था पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। देखिए चैप्टर तो पूरी तरीके से आज आपका ये एंड हो गया है। अब इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, मैंने अभी दो टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स अब नहीं करवाए हैं, एक क्रांतिक कोण पर और एक आपका ये पूर्णांतरिक परावर्तन पर। तो अगर पूर्णांतरिक परावर्तन पर कोई न्यूमेरिकल्स होता है तो मैं उसकी भी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, और इसके अलावा क्रांतिक कोण पर तो मैं आपको इसके बाद न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ही करवाऊंगा, है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।